अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पिछले 1-2 रोज़ से जो सियासी पेशरफ्त हुई है हुकूमत साजी के हवाले से, उससे कि आपने देखा कि किस तरीके से एक ग्रुप हुकूमत साजी के करीब पहुंचा है तो साथ ही एक नई डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे कल मौलाना फजल रहमान साहब ने अचानक जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ऊपर जो है पॉलिटिकल बमबारी कर दी और साथ में उन्होंने पीटीआई के साथ एक सॉफ्ट जो उनका इत्तेहाद कह लें, सॉफ्ट अलाइंस बनने जा रहा है। और पीटीआई का कल डेलीगेशन एक असद कैसर साहब की क़यादत में उनको मिलने भी गया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट विकेट के दोनों तरफ कितनी खूबसूरती से खेल रही है। जो पिछले 2 साल से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा स्क्रिप्टेड प्लान है और इस्टेब्लिशमेंट विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब पीर पगाड़ा को किसने कहा कि सीटें खाली करे? जीडीए जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस सिंध में है, उन्होंने सीटें छोड़ी है। किस तरीके से तरीके लबैक जो है पीटीआई के करीब आने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से जमात इस्लामी या दीगर जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इमरान के हक़ में बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जिससे कि आपको मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है वो बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अब वो किसको जितवाएगी ये अभी आने वाला वक्त जो अगला 1 हफ्ता 10 दिन है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि फाइनली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना वज़न किस ग्रुप को देती है। यानी पीटीआई और हमख्याल जमातों के पलड़े में डालती है अपना वज़न, या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके जो इत्तेहादी एमके वगैरह उनके पलड़े में डालती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखना हमने। लेकिन ज़्यादा चांसेस, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 16 माह की हुकूमत इनसे करवा के देखा है कि उसमें ये तो गंदे हुए ही हुए हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनकी कैबिनेट के जो लोग थे, लेकिन उसमें साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत सी तनकीद का और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। तो अब मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई या दीगर जो जमातें उनके साथ खड़ी होगी ताकि वो अपनी जो वर्दी पे लगने वाला दाग है उसको धोएगी। तो मैंने पहले कहा है कि ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा स्मार्ट स्क्रिप्ट लिखा था, बड़ी स्मार्ट मूव से ये 2 साल इस प्लान को आगे लेके चले, चाहे वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद थे, चाहे जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम साहब हैं। तो ये सारा जो स्क्रिप्ट है ये आगे अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और अब ये बिल्कुल एंड पे आ चुका है। और एंड में किसी वक्त भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे ये जो 2 साल पॉलिटिकल गेम इस मुल्क में खेली गई अप्रैल 2022 से लेके तकरीबन फरवरी 2024 तक, इसका फातेह कौन होगा और हीरो कौन होगा और विलन कौन होगा, तो ये आपको आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी फ़ौज ने एक जो फैसला किया था, जनरल बाजवा के दौर में ही हो गया था फैसला, उसके बाद फिर उसकी मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, कोर कमांडर्स, उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया, तौसीक की उस फैसले की कि फ़ौज ने अब सियासत को खैराबाद करना है। लेकिन ये अभी चूँकि गले में ढोल डाला हुआ था फ़ौज ने, ये स्क्रिप्ट वाला, तो ये ढोल बजा के उसके बाद फ़ौज ने ढोल उतारना है गले से, उसके बाद सियासत से अलग होना है। ये मैंने अपने आज से कुछ 6 माह पहले इमरान रियाज की रिहाइश से कबल जो मैंने एक प्रोग्राम किया था यूट्यूब पे पढ़ा है, इसमें मैंने कहा था कि फ़ौज ने ये फैसला किया है कि फ़ौज अब ना कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाएगी, ना हुकूमत में आएगी। फ़ौज ने जो गलतियाँ की हैं वो उनको तस्लीम भी करती है और उनका अजाला भी करेगी। तो ये फ़ौज अपनी गलतियों का अजाला करने जा रही है। नाज़रीन, आपने बेशुमार इंडियन मूवीज़ देखी होंगी, पाकिस्तानी मूवीज़, जिसमें कि हीरो हीरोइन के साथ बहुत प्यार करता है या हीरोइन हीरो के साथ बहुत प्यार करती है, लेकिन जब बीच में वो तफरीक आती है अमीर गरीब वाली, तो फिर अमीर हीरो का या अमीर हीरोइन का बाप जो है वो गरीब हीरो या हीरोइन के घर जाता है और उनके आगे हाथ जोड़ता है और उनको पैसे का लालच देता है और उनको कहता है कि तुम मेरे बेटे या बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। तो वो हीरो जो कि सच्ची मोहब्बत करता होता है हीरोइन से, या हीरोइन जो सच्ची मोहब्बत करती होती है हीरो से, वो उस कुर्बानी के लिए कि उसके बाप की वजह से कुर्बानी दे के अपना बैड इमेज सामने लाते हैं, बैड कैरेक्टर शो करके, ताकि वो जो अमीर आदमी का बेटा या बेटी है वो इनसे नफरत करना चाहिए। ये बेशुमार फिल्मों में आपने किरदार देखा होगा कि वो खुद को डैमेज करते हैं। हीरोइन किसी और हीरो के साथ अफेयर उसका चलता नजर आता है ताकि हीरो का दिल उससे भर जाए, या जो वो हीरो है वो किसी और लड़की के साथ चक्कर में रहता है ताकि हीरोइन का दिल भर जाए, तो वो उनमें जुदाई हो जाए। लेकिन एंड पे फिर वो वापस मिल जाते हैं जब उनके सामने ये साजिश ओपन होती है कि ये हमारे बाप ने या हमारी माँ ने ये साजिश खेली थी हमारे खिलाफ। तो फ़ौज भी इस वक्त उस हीरो का किरदार अदा कर रही है कि खुद को गंदा कर रही है, लेकिन आवाम को बचाने के लिए, 22 करोड़ आवाम को बचाने के लिए, अपने वतन
اور اس سرزمین کو بچانے کے لیے انہوں نے خود کو گندا کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہوا ہے۔ اس میں جتنی جنرل باجوہ کی کردار کشی کی گئی، جتنی جنرل فیض حمید کی، ندیم انجم کی، عاصم منیر صاحب کی، دیگر جو ڈی جی آئی ایس پی آرز یا ڈی جی سیز وغیرہ جو ہیں، جنرل فیصل نصیر، جس طریقے سے ان کی کردار کشی کی گئی، اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن دوسری طرف فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے شہادتیں بھی دی ہیں، اپنا خون بھی دیا وطن کے لیے، اگر وطن کے لیے ہمیں عزت کی قربانی دینا پڑے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے، وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وہ بس ان چور ڈاکوں سے عوام کی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے سارا، کیونکہ ان کے اوپر عالمی دباؤ تھا، ان لوگوں نے دباؤ ڈلوایا، اور انہوں نے عمران کو، حکومت کو، یعنی اس کے خلاف عالمی سازش کی۔ یہ اپنے بیرونی آقاؤں کو کہہ کر پاکستانی فوج کے اوپر پریشر ڈلوایا، جس کی وجہ سے فوج کو پھر یہ گیم کرنی پڑی ان کے ساتھ، اور آج ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت گیم کھیلی گئی ہے کہ بظاہر نواز شریف صاحب جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ان کی جماعت جیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن ایک دم رزلٹ آئے، اتنی پابندیوں کے باوجود بھی عمران خان جیتا۔ تو یہ ایک گیم تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی اگلی حکومت بنے گی اور پھر صدارتی نظام بنے گا، اور فوج ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دے گی، ماں سوائے جہاں نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا وہاں فوج انٹروین کرے گی، ورنہ فوج اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کرے گی، سیاستدان اپنی جمہوری جو ادارے ان کو مضبوط بنائیں گے، ملک آگے بڑھے گا، اکانومی آگے بڑھے گی، ہمارا تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل، جو میں نے آپ کو کرکس بتایا، نچوڑ بتایا کہ سارے سکرپٹ کے پیچھے یہ جو ساری حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔